हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 8 सेट को नहीं देखा तो जा करके ज़रूर देखें। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सजाए गए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसका पीडीएफ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा काल में किस जगह से टीन का आयात किया जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अफगानिस्तान के साथ साथ याद रख सकते हैं कि ईरान के साथ भी जो कि टीन का आयात किया जाता था। सेकेंड क्वेश्चन ये कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फोबोस और डिमोस, जो कि कह सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह होता है वो डिमोस ही होता है मंगल ग्रह का। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है। यूरोप का हृदय के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को यूरोप का हृदय के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आनंद नाम से जो कि लॉन्च किया गया है। एलआईसी ने अपना पहला डिजिटल जो कि लॉन्च किया है डिजिटल ऐप आनंद। देखिए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम जो रखा गया वो आनंद रखा गया, जिसका पूरा जो नाम होगा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट वन है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान का शहर जो लाहौर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रामसर स्थलों का सही रूप से मेल खाता है। रामसर स्थलों से सही रूप से मेल खाता है, क्या सही आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे। लोनार झील महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, सुर सरोवर आगरा बिल्कुल सही है, आसन बैराज उत्तराखंड सही है, कांवर झील बिहार में पड़ता है सही है। यानी कि चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को टिक ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1 2 3 4 सही मेल खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, डब्ल्यू शोकले। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ करके अच्छे से याद रख सकते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। पहला व्यवहारिक रूप से कार्य करने वाला डिवाइस सन 1947 में अमेरिकी भौतिकविदों जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली द्वारा आविष्कार किया गया था, जो कि एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। इस ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। तो अगर क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से किसी एक का भी नाम अगर आपको दिख जाए या फिर तीनों दिख जाए तो आप तीनों को टिक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये अमेरिकी भौतिकविद है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा जापान। एक्चुअली अगर हम बात करें न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे, तो न्यू फाउंडलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे अधिक आबादी वाला एक बड़ा द्वीप होता है। और अगर हम बात करें कि दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो 16वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप आता है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस वर्ष पहली बार बर्ड फ्लू पैदा करने वाले वायरस H5N1 का पता चला था। H5N1 का पता सबसे पहले कब चला था, जिसका वायरस का नाम क्या है, H5N1 बर्ड फ्लू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997 में पता चला था। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया, इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया गया।
सिटमैक्स में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि सिटमैक्स के अंतर्गत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ये तीनों संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, लेकिन म्यांमार इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में संपन्न हुए 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किस देश ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सऊदी अरब ने की थी। ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? यानी रेडियो एक्टिविटी जो है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है क्यूरी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसी तरह के रोजाना एक न्यू मॉक टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। अगला प्रश्न ये है कि पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी जो है वो भारत को अलग करती है म्यांमार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में घंटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में घंटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए? तो ये खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? जीडीपी के योगदान में सबसे अधिक जो योगदान मिलता है वो सेवा क्षेत्र से, या फिर हम इसी को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। बताइए कि 1 2 3 4 में से कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे जो भी दी गई हैं, दसम ग्रंथ, दंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये सभी के सभी गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि डी को टिक करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो पूछा जाता है जफरनामा की रचना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो बाकी भी पूछा जा सकता है। और जो विचित्र नाटक है, तो मैं आपको बता दूं कि विचित्र नाटक जो है वो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से है? भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग की थी वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मनता अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर हाल ही में 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया। यह बैंक जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया, सिखों के 9वें गुरु के संबंध में बात कही गई है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 24 नवंबर को शहीद दिवस था। गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट दिए गए, पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 8वें गुरु हरिकृष्ण राय, ठीक है, हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके जगह पर इनको गुरु बनाया गया था। यानी 8वें गुरु के रूप में ये बिल्कुल सही है, और 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर को इनकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया था। तो पहला पॉइंट करेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उनका सिर कलम करा दिया गया था। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने 111 शब्द और 15 रागों की रचना की थी। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, 111 शब्द और 15 रागों की रचना की थी। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो बने वाला लवण होता है उसका पीएच मान क्या होगा। तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे राइट आंसर हो जाता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तब क्या होगा। अगर किसी चट्टान को पृथ्वी पर से उठा करके चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके भार में कमी आएगी, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं या फिर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएं तो उस कंडीशन में द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका भार जो है वो कमी हो जाएगा। ठीक है, भार में कमी हो जाएगा। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, भार में कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में ताप बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो प्रोटीन की कमी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन जो शब्द है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापक कौन थे, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के रूप में केशव बलराम हेडगेवार को जाना जाता है। एक्चुअली ये हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है केबी हेडगेवार। तो ध्यान रखेंगे केशव बलिराम हेडगेवार, इन्होंने 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इल्बर्ट बिल से संबंधित जो कि वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि वरुणास्त्र कह सकते हैं। वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था क्या है। वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया वह एक क्या है। तो पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जो कि डीआरडीओ के द्वारा ये निर्मित है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है और यह जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो ये इसकी खास बात ये भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ग्रेग बार्कले को। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि ग्रेग बार्कले को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया तो इमरान ख्वाजा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि 2014, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 2014 में भारत की तरफ से जो कि बीसीसीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे एन श्रीनिवासन को आईसीसी के पहले चेयरमैन बनाया गया था। इनके बाद क्या हुआ कि शशांक मनोहर 2015 में जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और 2019 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ मिला करके अगर अभी की बात करें तो ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी को टिक करेंगे ग्रांट। ठीक है, ग्रांट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्लेवीसेप्स से प्राप्त होता है। और क्लेवीसेप्स जो होता है कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कवकों का समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु में केंद्रक होता है, ये सिद्ध हुआ था परमाणु के केंद्रक को। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में NWR के 9 विद्युतीकृत डिंगवारा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किया, किस राज्य में किया गया? तो ये जो उद्घाटन किया गया राजस्थान में किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? सूर्यधर झील का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? सूर्यधर झील का हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन चिन्हित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत में हर साल 2 दिसंबर को 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्य घटना में जीवन गंवाने वाले जो लोग हैं उनकी स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का जो कि रिसाव हुआ था वो क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC अक्सर करके पेपर में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि नए शुरू की गए मेजर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल रखा गया। यह पुल किस शहर में स्थित है? हाल ही में मेजर हाट पुल का नाम बदल करके जय हिंद पुल किया गया। ये जो पुल है वो किस शहर में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कपिल धारा फॉल्स या फिर कह सकते हैं कि कपिल धारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है? 2001 के तुलना में 2011 में जो जनगणना हुआ इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही? तो कह सकते हैं लगभग 17.64%, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उनके सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ध्यान रखेंगे, कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी वैजयंती या फिर वनवासी कह सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भवभूति, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भवभूति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जो कि विशेष रूप से जारी किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी? तो वो गवर्नर जनरल कौन था? वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही नीले पानी की नीति को अपनाई थी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फरुखसियर की जो कि आदेश पर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण के किस में? बताइए कमेंट करके कि डॉट मैट्रिक्स जो वो किस उपकरण के किस में है। तो बहुत सिंपल सा है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, प्रिंटर के यहाँ ये किस्म होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण तापमापी से, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में पूछता कि सूर्य की तीव्रता की माप किससे की जाती है? तो सूर्य की तीव्रता की माप एक्टियोमीटर से की जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब? न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना हो, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक
अगर दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो उसका क्वथनांक भी घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री के कोण पर आनत है उनके बीच खड़ा कर दिया जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे 60 डिग्री के कोण पर। तो देखिए इसके लिए छोटा सा फार्मूला क्या होता है, 360/θ और माइनस में 1 होता है, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा विषम संख्या में बनना चाहिए। तो 360/60 करेंगे तो यहाँ पे 6 और माइनस में 1 यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गया, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी, और एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सभी 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो जारी कर सकता है वो संघ और समवर्ती सूची दोनों पर, ठीक है, लेकिन राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अच्छा, बात यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश की जा रही है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत 123, लेकिन अगर राज्यपाल के अध्यादेश की बात करें तो 213, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दी गई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2020 के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम जो कि सी को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा नहीं है क्योंकि 144 होना चाहिए था। ठीक है ना, 144 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया तो ये स्टार मार्क कर लेंगे, 144 करेक्ट होगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन था, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड फर्स्ट था। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड डेनमार्क और थर्ड स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड स्विट्जरलैंड। अच्छा, अगर बात करें कि विश्व खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 2012 से स्टार्ट हुआ था ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशन करने का। और अगर हम बात करें कि 2020 में इसका प्रकाशन हुआ, ये कौन सा संस्करण हुआ, तो ये 8वां संस्करण था, ये भी पूछा जा सकता है, 8वां संस्करण था। और 2020 में भारत की रैंकिंग 144 थी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न ये बनता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जिसमें हैदर अली विजयी रहा। ठीक है, कब हुआ था, 1767 से 1769 में। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास के संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। राज्यसभा का सदस्य के रूप में अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और एक निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। और 1952, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उस समय ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लुजोन द्वीप संबंधित है। लुजोन द्वीप का संबंध किस देश से है, तो मैं आपको बता दूं कि लुजोन द्वीप या फिर इसको लुजोन कह सकते हैं, लुजोन या फिर लुजोन दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस देश का एक सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस, ठीक है, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, तो इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बताइए कि किसके संबंध में यहाँ पे मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाया जाता है, पहला पॉइंट करेक्ट होगा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस के रूप में
जो कि इनको श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ पे हम 1 जून को टिक करते हैं। ध्यान रखेंगे, विश्व जो कि वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। मैं आपको बता दूं कि डिएगो क्यों ज़्यादा फेमस थे, तो डिएगो की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 में, ये ध्यान रखेंगे, 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। और यह जो फीफा विश्व कप हुआ था 1986 में, कहाँ पे हुआ था? तो मैक्सिको में आयोजन किया गया था। और इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का खिताब जो कि डिएगो माराडोना को मिला था। और साथ ही साथ इस मैच में इनका जो दूसरा गोल था, गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना गया, तो ये इस कारण से ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है, जो कि ला पलाटा नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जफाना प्रायद्वीप या फिर जफाना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, या फिर कह सकते हैं कि दर्रा कौन सा? जफाना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पास एलिफेंटा पास, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? थ्री गार्जेस डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? ये चीन में स्थित है और ये यांग सिटी क्यांग नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाउन्स। ठीक है, डाउन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो सही आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हम यहाँ पे देखें तो कोयली गुजरात बिल्कुल सही, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश ये पॉइंट गलत है, नुमालीगढ़ असम सही है, मनाली तमिलनाडु में सही है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और अगर हम बात करें मनाली, तो मनाली के संबंध में आपको बता दूं कि मनाली एक औद्योगिक क्षेत्र और चेन्नई में एक निगम क्षेत्र है, और ये तमिलनाडु की जो कि तिरुवल्लुर जिले में ये स्थित है मनाली। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारा सही आंसर जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये सही तरीके से मैच नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दादा भाई नौरोजी। 1886 में जो कि दूसरा अधिवेशन किया गया था, कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे हाल ही की जो 500 MCQ मैंने दिया था आपको, सिर्फ और सिर्फ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से 500 क्वेश्चंस था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग टॉपिक वाइज करके पढ़ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्ले लिस्ट मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कंप्लीट किया गया। उसमें 22 वीडियो दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के, और अलग अलग टॉपिक के साथ आपको पढ़ाया गया काफ़ी अच्छे तरीके से, तो जा करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस युक्ति को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में प्रयोग किया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1878 के भारतीय सशस्त्र अधिनियम पर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है? हाल ही में जो कि जल जीवन हरियाली अभियान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा मानी में एम क्या है, एम का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि हाल ही में आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था मानी, यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यानी मोबाइल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ें तो बंगाल विभाजन की घटना को शोक दिवस या फिर राखी दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी, और ये जो बात की गई थी राखी दिवस के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि 1898 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? 1898 नहीं 1892 में इनको चुना गया था। ठीक है ना, 1892 में चुना गया था और 1892 से लेकर के 1895 तक ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के पद पर रहे थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा गलत है, लेकिन बाकी दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी या फिर बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है कोसी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी और भिलांगना नदी जो है, ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो भिलांगना और ये भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है उमियम झील। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। देखिए जोग कर्नाटक बिल्कुल सही है, पापनासम हिमाचल प्रदेश ये पॉइंट गलत है, धुआंधर मध्य प्रदेश में स्थित है, ढूंढरू झारखंड में स्थित है। यहाँ पे पापनासम जो है आंध्र प्रदेश के साथ मैच होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन जो वर्षा होती है किस कारण से होती है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है। नेरी जो है स्थित है ये कहाँ पे है, नागपुर में, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जिसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की स्थापना भी इसी समय हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दूसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दूसरा बात की जा रही है, दूसरा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, यानी लक्षद्वीप। आपको पता है कि हमारे भारत का पहला जो पूरी तरह से जैविक खेती वाला राज्य था वो था सिक्किम, लेकिन हाल ही में लक्षद्वीप जो वो दूसरा राज्य घोषित, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्लियर, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए कि यहाँ पे कौन सा एक सही नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा, क्योंकि गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑलरेडी मैंने आपको जो हमारा मॉक टेस्ट शायद 7 था उसमें मैंने आपको बताया था कि गीता रहस्य जो है वो पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह के रूप में कौन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी कहलाती है। तो विकसित देशों की मुद्रा। ठीक है, लेकिन भारत जो है वो भारत एक विकासशील देशों के समूह में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिडबी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मिश्रित कृषि से सम्मिलित है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है।
मिश्रित कृषि में कह सकते हैं कि कई तरह की फसलें उगाना, साथ में पशुपालन भी करना। ये आता है ऑप्शन, हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत में सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग शुरू किया गया, ये बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया। वे किस कंपनी से जुड़े थे? फकीर चंद कोहली, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टीसीएस के जुड़े थे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जुड़े थे वो। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा। कोहली देश की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है टीसीएस के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक और साथ ही साथ सीईओ भी थे। ठीक है, और उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखी थी, ये ध्यान रखेंगे। और 1969 में टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जेआरडी टाटा ने कोहली से टीसीएस को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1986 में की गई थी। ठीक है, 1986 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर्रा रोग, ठीक है, सर्रा रोग किस पशु में जो कि प्रमुखता से होता है? सर्रा रोग जो है वो किस में होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊँट में होता है सर्रा रोग, ऊँट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है, भारहीनता की स्थिति में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के वेदांत का सिद्धांत दिया था? संप्रभुता के वेदांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो दिया गया था वो ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, पढ़ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में कानूनी अवधारणा के रूप में संप्रभुता के सिद्धांत को ऑस्टिन एक अंग्रेजी न्यायविद द्वारा सिद्ध किया गया था। उन्हें अद्वैतवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया? ये जो लिया गया है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से रोजाना मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में अगर विषयों की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 52। देखिए इससे जुड़ी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगा रखा, आप इसको भी पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए इसमें क्या क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। संघ सूची में 100 विषय शामिल है, जिसमें रक्षा, विदेश, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नागरिकता, रेलवे अक्सर पूछा जाता है, डाक सेवा किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है। राज्य सूची में मुख्यतः क्षेत्रीय विषय शामिल किए जाते हैं और इसके अंतर्गत 61, ठीक है, 61 विषय आते हैं, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि। ध्यान रखिएगा कृषि इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत नोट डाउन किया। कृषि जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और बाकी समवर्ती सूची में जो कि 52 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संघ सूची में 100 विषय, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है।
तो ये थी हमारी आज की जो कि 100 क्वेश्चंस के साथ मॉक टेस्ट नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनअकैडमी हमारी टीम की तरफ से मेगा बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि विजय BPSC फाउंडेशन बैच होगा BPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और ये बैच स्टार्ट किया गया 29 दिसंबर। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। जाकर के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कीजिए।